द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब को देख रहे हैं जिसने वाकई दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है, उनके जीने का तरीका बदला है। स्टीवन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सोच समझकर एक उद्देश्य के साथ जीने के लिए एक गाइड जैसी है। और ख़ास बात यह है कि ये पुरानी नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब की एकदम कोर मैसेज को समझें, है ना, इसका असली पैगाम क्या है और आज की जो ये तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है इसमें ये कितनी काम की है, और सबसे ज़रूरी, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारा कैसे जाए। हाँ बिल्कुल, और ये शुरू में ही साफ करना ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि ये कोई वो जल्दी कामयाब बनो टाइप की किताब नहीं है। हाँ, वो नुस्खों वाली नहीं। नुस्खों वाले नहीं है, तो एक आईने की तरह पढ़ने वाले से पूछती है, भाई आपकी ज़िंदगी बाहरी चीज़ों से चल रही है, हालात से, मन के उतार चढ़ाव से, या फिर अंदर के उसूलों और मूल्यों से। अच्छा। कोवी का पूरा जोर इसी बात पे था। वो जिसे पर्सनालिटी एथिक कहते हैं, मतलब बाहरी चमक धमक, अच्छी बातें करना, शॉर्टकट तरीके, हाँ। उसकी बजाय कैरेक्टर एथिक पर, यानी ईमानदारी, विनम्रता, साहस, न्याय, ये जो बुनियादी नैतिक सिद्धांत हैं। अंदर से मजबूत बनना मतलब। बिल्कुल, ऊपर से लीपापोती नहीं, अंदर से बदलाव। ये कैरेक्टर एथिक बनाम पर्सनैलिटी एथिक, ये फर्क दिलचस्प है। तो जब कोवी ये किताब लिख रहे थे, वो असल में क्या देख रहे थे, मतलब किस कमी को पूरा करना चाह रहे थे? देखिए, कोवी ने यह महसूस किया, खासकर पिछली सदी में, कि कामयाबी का मतलब बदल गया था। वो ज्यादातर बाहरी टेक्निक से जुड़ गया था। जैसे बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें, लोगों को इंप्रेस कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट के हैक्स क्या हैं। लोग कामयाब दिखने के तरीके ज्यादा ढूंढ रहे थे। अच्छा, दिखने के। हाँ। पर शायद अंदर से उनका जो नैतिक आधार था वो कमजोर हो रहा था। लोग बिजी बहुत थे, पर क्या वो सच में असरदार थे? शायद नहीं। वो शॉर्ट टर्म उपायों में एक्सपर्ट हो रहे थे, पर जो लंबे समय तक चलने वाले सिद्धांत हैं उन्हें भूल रहे थे। कोवी ने खुद कहा भी है कि आप बातों से उन गड्ढों से बाहर नहीं निकल सकते जिन्हें आप अपने बर्ताव से गिरे हैं। सही बात है। तो असली कमी थी बाहरी कामयाबी और अंदर की ईमानदारी के बीच का फासला। तो मतलब ये किताब सिर्फ क्या करें ये नहीं बताती, बल्कि क्यों करें और शायद कैसे बने, इस पर ज्यादा ध्यान देती है। तो फिर इसके पीछे का मेन सवाल क्या था? कोवी क्या पूछना चाह रहे थे? उनका बुनियादी सवाल ये था, लोग सच में एक असरदार, एक संतुष्टि देने वाली जिंदगी कैसे जी सकते हैं? सिर्फ कामयाब नहीं, बल्कि सार्थक जिंदगी। सार्थक, हाँ। और ऐसी जिंदगी जो फौरी, मतलब शॉर्ट टर्म उपायों पर नहीं, बल्कि हमेशा काम आने वाली उसूलों पर टिकी हो। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं था, ये तो अपने वजूद को, अपने होने को समझने के बारे में था। वो चाहते थे कि लोग सिर्फ रिएक्ट ना करें, अपनी जिंदगी खुद बनाएं, अपनी बागडोर अपने हाथ में ले। ये एहसास हो कि हमारे पास चुनने की ताकत है। चलिए, तो अब उन 7 आदतों पर आते हैं जिनके लिए ये किताब इतनी जानी जाती है। आपने कहा ये उसूलों पर आधारित है, और ये आदतें एक तरह से एक सफर है ना? हाँ बिल्कुल, एक सफर। पहले खुद पर निर्भरता से आजादी की तरफ। हाँ बिल्कुल, और फिर दूसरों के साथ मिलकर काम करने की समझ तक। ये एक क्रमिक विकास है। संक्षेप में देखें तो पहली 3 आदतें जुड़ी हैं निजी जीत से, मतलब खुद को बेहतर बनाने से। ठीक है। पहली आदत, सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। इसका सीधा सा मतलब है, आप हालात के गुलाम नहीं हैं, आप अपने चुनाव के मालिक हैं। वो जो कहते हैं ना कि कोई घटना होती है, स्टिमुलस, और फिर हम उस पर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बीच एक खाली जगह है। हाँ, वो स्पेस। उसी जगह में हमारी आज़ादी है, हमारी ताकत है चुनने की। अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं, आपका प्रभाव का दायरा, न कि उन पर जो आपके बस में नहीं, यानी चिंता का दायरा। ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की जगह वाली बात तो, ये तो बहुत गहरी है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर तरफ से इतनी डिस्ट्रैक्शंस है, नोटिफिकेशंस, खबरें। ये याद रखना कि हम कैसे रिएक्ट करें, ये चुनना हमारे हाथ में है। ये तो अपने आप में एक सुपर पावर जैसा लगता है। बिल्कुल, इसीलिए कोवी विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने नाजी कैंप की उन भयानक परिस्थितियों में भी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी को बनाए रखा था। अविश्वसनीय। दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अपनी जिंदगी का नक्शा खुद बनाएं, सिर्फ दुनिया के साथ बहते ना जाएं। सोचें कि आप अपनी जिंदगी के आखिर में किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे,
कौन से उसूल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अजीब लगता है। हाँ, वो अभ्यास इसी का हिस्सा है। अजीब जरूर लग सकता है, पर यह बहुत असरदार तरीका है ये समझने का कि असल में जिंदगी में क्या मायने रखता है। ये थोड़ा असहज करता है, पर बहुत शक्तिशाली है। अच्छा, और तीसरी आदत है, पहली चीजों को पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लगता है। हाँ, लगता है, पर यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये उससे ज्यादा है। ये है प्रायोरिटी मैनेजमेंट, अपनी प्राथमिकताओं का मैनेजमेंट। अच्छा, मतलब जो जरूरी काम है उन्हें उन कामों के नीचे ना दबने दें जो गैर जरूरी हैं पर शायद अर्जेंट लगते हैं। यहाँ वो मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आता है, जिसमें कामों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ, वो 4 क्वाड्रेंट्स। बिल्कुल। कोवी कहते हैं कि असली असर, असली ग्रोथ क्वाड्रेंट 2 के कामों से आती है। क्वाड्रेंट 2 यानी वो काम जो महत्वपूर्ण तो हैं पर अर्जेंट नहीं लगते, जैसे प्लानिंग करना, रिश्ते बनाना और निभाना, कुछ नया सीखना, सेहत का ध्यान रखना। यहीं पर वो आम धारणा टूटती है कि जो ज्यादा बिजी है वो ज्यादा कामयाब है। कोवी तो कह रहे हैं कि असरदार होने के लिए शायद कम लेकिन सही चीजें करनी होंगी। बिल्कुल सही। क्वाड्रेंट 2 पर ध्यान देने का मतलब है उस अर्जेंसी की तानाशाही से बाहर निकलना, और इसके लिए मुझे लगता है ना कहना सीखना भी जरूरी हो जाता है, जो आसान नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, आसान नहीं होता। कुंजी यही है कि अपने प्राथमिकताओं को, अपने क्वाड्रेंट 2 कामों को अपने हफ्ते में शेड्यूल करें, न कि अपने शेड्यूल के हिसाब से प्राथमिकताएं तय करें। और इसके लिए जरूरी चीजों को हाँ कहने के लिए कम जरूरी चीजों को विनम्रता से ना कहना सीखना ही पड़ता है। ये थी पहले 3 आदतें, यानी निजी जीत। हाँ, अब अगली 3 आदतें सार्वजनिक जीत की ओर ले जाती हैं, मतलब दूसरों के साथ मिलकर कैसे काम करें। ठीक है। चौथी आदत, जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। विन विन मतलब ये सोचना कि कामयाबी कोई केक का टुकड़ा नहीं है जो खत्म हो जाएगा, सबके लिए काफी है। हमेशा ऐसे समाधान ढूंढें जिससे सबका फायदा हो। ये सिर्फ एक चालाकी या तकनीक नहीं है, ये इंसानी रिश्तों को देखने का एक नजरिया है। ये उस सोच के खिलाफ है कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें हारना पड़ेगा, विन लूज, या तुम जीतो मैं हार जाता हूं, लूज विन। लेकिन असल जिंदगी में ये मुश्किल नहीं होता, खासकर जब सामने वाला सिर्फ अपनी जीत देख रहा हो। हाँ, मुश्किल होता है। कोई भी मानते हैं कि विन विन सबसे अच्छा है, पर हमेशा मुमकिन नहीं होता। अगर सामने वाला सहयोग नहीं कर रहा या विन विन संभव नहीं है, तो कभी कभी नो डील पर सहमत होना, यानी कोई समझौता ना करना, वो विन लूज से बेहतर होता है। अच्छा, नो डील भी एक ऑप्शन है। हाँ, ताकि रिश्ते खराब ना हो और आपकी अपनी ईमानदारी बनी रहे। और यहीं पर वो भावनात्मक बैंक खाता या इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी आता है। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है। ये कहता है कि रिश्तों में आप विश्वास, ईमानदारी, दयालुता के छोटे छोटे काम करके जैसे डिपॉजिट करते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और जब कभी गलती होती है तो आप उस खाते से निकाल सकते हैं। ये रिश्तों को सिर्फ लेन देन से ऊपर उठाकर देखता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अब 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये तो आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी लगती है। हाँ, शायद सबसे जरूरी आदतों में से एक। मतलब किसी को सलाह देने या अपना जवाब देने की जल्दी करने के बजाय पहले सामने वाले को सच में समझने की कोशिश करें। इसके लिए चाहिए सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, एम्पैथिक लिसनिंग, यानी सिर्फ कानों से नहीं, दिल और दिमाग से सुनना, सामने वाले के नजरिए को महसूस करने की कोशिश करना। और ये उस धारणा को भी तोड़ता है कि सुनना एक पैसिव काम है। कोवी के हिसाब से तो सच में समझना बहुत एक्टिव और मुश्किल काम है। बिल्कुल। आजकल की ऑनलाइन बहसों में तो यही लगता है कि हर कोई बस जवाब देने के लिए सुन रहा है, समझने के लिए नहीं। एकदम सही कहा। कोवी का एक मशहूर कोट है, ज्यादातर लोग सुनने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। जब आप सच में समझते हैं तभी आप सही मायने में प्रभाव डाल सकते हैं। सही बात है। और छठी आदत है तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मतभेद या अलग अलग नजरिए बुरे नहीं है, बल्कि वो रचनात्मकता का, कुछ नया बनाने का स्रोत है। जब अलग अलग सोच वाले लोग मिलकर काम करते हैं तो जो नतीजा निकलता है वो उन सब के अकेले काम करने के जोड़ से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता है। मतलब 1 + 1 = 3 या उससे भी ज्यादा। अच्छा, तो ये सिर्फ सहयोग या कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। ये मतभेदों का सम्मान करते हुए उनसे कुछ नया और बेहतर बनाना है। क्रिएटिव कोऑपरेशन।
दिलचस्प। और अब आखिरी आदत, 7वीं। हाँ, 7वीं आदत, और ये वो आदत है जो बाकी सभी आदतों को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। आरी तेज करें, ये क्या है? इसका मतलब है अपना ख्याल रखना, खुद को नवीनीकृत करना, और ये स्वार्थ नहीं है, ये जिम्मेदारी है। इसमें 4 पहलू शामिल हैं। कौन कौन से? शारीरिक यानी व्यायाम, आराम, सही खान-पान। मानसिक यानी पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक और भावनात्मक यानी रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। और आध्यात्मिक यानी अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना। ये लगातार खुद को रिचार्ज करने की प्रक्रिया है। वो लकड़हारे वाली कहानी याद आ गई मुझे, जो पेड़ काटने में इतना बिजी था कि उसके पास आरी तेज करने का वक्त ही नहीं था, और धीरे धीरे उसकी काम करने की क्षमता कम होती गई। बिल्कुल वही कहानी ये उस सोच को भी चुनौती देती है कि आराम करना या खुद पर ध्यान देना आलस्य है। कोवी कहते हैं कि ये तो प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, नॉन नेगोशिएबल। ये विलासिता नहीं बल्कि जरूरत है। बिल्कुल, ये रख रखाव है। अगर आरी तेज नहीं करेंगे तो बाकी सारी आदतें धीरे धीरे कुंद पड़ जाएंगी। ये किताब तो, जैसा हमने कहा, 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, जिंदगी की रफ्तार। क्या ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? मेरे ख्याल से तो हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। ज्यादा? कैसे? देखिए, आज की दुनिया कैसी है। तुरंत प्रतिक्रिया चाहिए, एल्गोरिदम हमें चला रहे हैं, ध्यान लगातार भटक रहा है। ऐसी दुनिया में कोवी के सिद्धांत एक लंगर की तरह काम करते हैं। अच्छा। जैसे बी प्रोएक्टिव। ये हमें सिखाता है कि इस शोर में अपनी प्रतिक्रिया और अपना फोकस कैसे चुनें। नोटिफिकेशंस और बाहरी दबावों को खुद पर हावी ना होने दें। सही है। फिर बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये हमें याद दिलाता है कि जब हर कोई हमारा ध्यान खींचना चाहता है, तब अपना असली मकसद खोजना कितना जरूरी है। क्या हम सोच समझकर जी रहे हैं या बस रिएक्ट कर रहे हैं? पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हमें बिजी रहने की मजबूरी से निकालकर गहरा काम और सार्थक रिश्तों, क्वाड्रेंट 2 के लिए समय निकालने को कहता है। ये आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम है। ये तो है। थिंक विन विन। ये आज की बटी हुई ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग और आपसी सम्मान की राह दिखाता है, खासकर जहां सोशल मीडिया पर अक्सर हार जीत वाली बहसें होती हैं। बिल्कुल। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। ये आज के दौर में सुनने और सहानुभूति की जो कला खोसी गई है, उसे जिंदा करने का नुस्खा है। बहुत जरूरी। सिनर्जाइज। ये हमें याद दिलाता है कि अकेले अकेले अपने डिजिटल घेरों में रहने के बजाय मिलकर सोचने और रचने में कितनी ताकत है। और आखिर में शार्पन द सॉ। ये तो आज की बर्नआउट कल्चर का सीधा जवाब है। मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का नवीनीकरण कितना अनिवार्य है। ये सिर्फ वीकेंड पर आराम करना नहीं, ये रोजमर्रा की जरूरत है। तो ऐसा लगता है कि कोवी के सिद्धांत असल में आज की चुनौतियों का, जैसे ध्यान भटकना, तुरंत रिएक्ट करना, रिश्तों में लेन देन की सोच बढ़ना, अकेलापन महसूस करना, इन सब का एक तरह से तोड़ है। हाँ, एक तरह से एंटीडोट कह सकते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, इंसान के बुनियादी उसूल और चरित्र हमेशा मायने रखते हैं। इस किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ दिमागी तौर पर समझ नहीं आती, वो दिल तक उतर जाती हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपके लिए ऐसे कौन से हिस्से हैं? हाँ, कई हिस्से हैं जो बहुत गहरे उतरते हैं। एक तो वही जो हमने पहले बहुत की, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच की जगह वाला विचार। ये हमारी अंदरूनी आज़ादी की लगातार याद दिलाता है। हाँ। दूसरा, वो अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने वाला अभ्यास, खासकर अपने अंतिम संस्कार की कल्पना करना। ये सच में जीवन की प्राथमिकताओं को हिलाकर रख देता है। तीसरा, वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। वो साफ साफ आईना दिखाता है कि हम अपना कीमती वक्त कहाँ गंवा रहे हैं, क्वाड्रेंट 3 और 4 में, और असली संतुष्टि और विकास कहाँ छिपा है, क्वाड्रेंट 2 में। बिल्कुल। चौथा, भावनात्मक बैंक खाता। ये रिश्तों में विश्वास बनाने का कितना व्यवहारिक और कितना गहरा तरीका है। हर बातचीत या तो उसमें कुछ जमा करती है या निकाल लेती है। सही कहा। पांचवां, पहले समझें। ये विनम्रता सिखाता है। प्रभावी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि सच में सुनना और समझना है। छठा, आरी तेज करें को एक नैतिक जिम्मेदारी बताना कि अपना ख्याल रखना सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि जरूरी है ताकि हम दूसरों के काम आ सकें। और आखिर में
जो पूरी किताब की नींव है, पर्सनैलिटी एथिक्स से कैरेक्टर एथिक की ओर बदलाव। यह बाहरी चमक-दमक के बजाय अंदरूनी मजबूती और उसूलों पर टिके रहने का आह्वान है। मेरे लिए भी ये किताब सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के नुस्खों से कहीं ज्यादा है। ये ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी के बारे में है। ये सिखाती है कि ऐसा इंसान कैसे बने जिसकी बात का वजन हो, जिसका असर टिकाऊ हो। हाँ, असली चुनौती शायद इन आदतों की लिस्ट को टिक करना नहीं है, बल्कि उन उसूलों को जीना है जिन पर ये टिकी है। सही कहा, जीना है। अगर हमें इस पूरी चर्चा को निचोड़कर मान लीजिए 5 मुख्य सिद्धांतों या सीखों में बांधना हो, तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से कोवे के काम के 5 मुख्य स्तंभ ये हो सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी आज़ादी आपकी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता में है। आप हालात के शिकार नहीं, अपने जीवन के निर्माता हैं। ये आदत 1 है। ठीक है। दूसरा, उद्देश्य के साथ जिएं, डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं। लिव बाय डिज़ाइन, नॉट बाय डिफ़ॉल्ट। अपने मूल्य और लक्ष्य तय करें और उनके हिसाब से जिएं। अपनी कहानी खुद लिखें। ये आदत 2। तीसरा, जो सच में महत्वपूर्ण है उसे प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज व्हाट ट्रूली मैटर्स। तात्कालिकता को महत्व पर हावी न होने दें। अपनी ऊर्जा वहां लगाएं जहां लंबे समय में मूल्य पैदा हो। ये आदत 3। सही। चौथा, प्रचुरता सोचें, प्रतिस्पर्धा नहीं। थिंक अबंडेंस, नॉट कॉम्पिटिशन। सहयोग और आपसी लाभ पर ध्यान दें। विश्वास करें कि सबके लिए पर्याप्त है और मिलकर ज्यादा बनाया जा सकता है। ये आदत 4 और 6। और पांचवा, नवीनीकरण जीवन की लय है। रिन्यूअल इज द रिदम ऑफ लाइफ। प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए खुद को संतुलित रखें और नवीनीकृत करें। अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को संभाल कर रखें। ये आदत 7। और इन सब की केंद्र में है उसूलों पर आधारित जीवन। प्रभावशीलता बाहरी तकनीकों या कंट्रोल से नहीं आती, नहीं, बल्कि ईमानदारी, निष्पक्षता, मानवीय गरिमा, सेवा जैसी जो यूनिवर्सल टाइमलेस सिद्धांत हैं, उनके साथ तालमेल बिठाने से आती है। बिल्कुल, अंदर से बाहर की ओर। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, प्रेरणा देते हैं, पर सवाल वही है कि कोई इन्हें अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में उतारे कैसे? कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकते हैं? कोवी खुद व्यवहारिकता पर बहुत जोर देते थे, तो हर आदत के लिए छोटे कदम उठाए जा सकते हैं रोज। जैसे सक्रिय बनने के लिए किसी भी स्थिति पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें, अपनी भाषा पर ध्यान दें। मुझे करना पड़ेगा की जगह सोचें, मैं इसे करना चुनता हूं। छोटे बदलाव। हाँ, अंत को ध्यान में रखें के लिए सुबह कुछ मिनट अपने मुख्य मूल्यों या मिशन को याद करें, या बस ये सोचें कि दिन के अंत में आप कैसा महसूस करना चाहेंगे। पहली चीजें पहले के लिए। हर हफ्ते अपने 2-3 सबसे जरूरी काम, वो क्वाड्रेंट 2 वाले बड़े पत्थर तय करें और उन्हें अपने कैलेंडर में सबसे पहले जगह दें। और हाँ, गैर जरूरी अनुरोधों को विनम्रता से ना कहना सीखें। ना कहना सीखना। हाँ, जीत सोचें के लिए किसी बातचीत में खुद से पूछें, क्या कोई ऐसा हाल है जिससे हम दोनों को लगे कि हमारी बात सुनी गई और फायदा हुआ? दूसरों के योगदान की सराहना करें। पहले समझें के लिए किसी को सलाह देने से पहले सवाल पूछें और सच में सुनने पर ध्यान दें। कोशिश करें कि आप उनकी बात को अपने शब्दों में दोहरा सकें ताकि पुष्टि हो कि आप सही समझे हैं। ये अच्छा तरीका है। तालमेल बिठाएं के लिए जानबूझकर उन लोगों से राय लें जो आपसे अलग सोचते हैं। मतभेदों को सीखने के मौके की तरह देखें। और आरी तेज करें के लिए रोज 4 आयामों, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक के लिए थोड़ा समय निकालें। चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो, 10 मिनट की सैर, कुछ पन्ने पढ़ना या किसी अपने से दिल की बात करना। थोड़ा ही सही, पर रोज। स्रोत में एक दैनिक 7 मिनट अभ्यास का सुझाव भी था। शायद हर सुबह हर आदत के लिए 1 मिनट देना। हाँ, ये भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। 1 मिनट जागरूकता के लिए, एक विजन के लिए, एक प्राथमिकताओं के लिए, एक रिश्तों के लिए, एक समझने के लिए, एक तालमेल के लिए और एक नवीनीकरण की योजना के लिए। छोटा मगर लगातार प्रयास। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो स्टीफन कोवी का संदेश सिर्फ ज्यादा काम निपटाने या ज्यादा कुशल बनने के बारे में नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादा जागरूक, ज्यादा उपस्थित और ज्यादा संपूर्ण बनने के बारे में था। लक्ष्य सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से बढ़ना है। सार यही है
कि सच्ची प्रभावशीलता तेजी या दिखावे से नहीं आती, अंदर से आती है। अंदर से बाहर जीने से आती है, अपने कामों को अटल उसूलों के साथ मिलाने से और जीवन के हर मोड़ पर, हर चुनाव में आवेग के बजाय ईमानदारी और विवेक चुनने से। और शायद एक आखिरी विचार जिस पर हमने पहले भी थोड़ा इशारा किया था, जो कोवी की शिक्षाओं में छिपा हो सकता है, कि प्रभावशीलता असल में अनुशासन के रूप में प्रेम है। प्रेम कैसे? सोचिए, हर आदत, चाहे वो जिम्मेदारी लेना हो, हैबिट 1, दूर तक सोचना हो, हैबिट 2, संतुलन बनाना हो, हैबिट 3 और 7, सहानुभूति दिखाना हो, हैबिट 5, सहयोग करना हो, हैबिट 4 और 6, या अपना ख्याल रखना हो, हैबिट 7, ये सब कहीं ना कहीं प्रेम के ही व्यवहारिक रूप हैं। अपने प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम, अपने मूल्यों के प्रति प्रेम। हाँ, ये एक अलग नजरिया है। क्या होगा अगर हम इन आदतों को सिर्फ करने वाली चीजों की लिस्ट की तरह ना देखकर प्रेम और सत्यनिष्ठा के अभ्यास की तरह देखें? शायद तब ये बोझ नहीं बल्कि एक तोहफा लगने लगे। और एक और सवाल जो शायद सोचने लायक है, क्या ये 7 आदतें सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही काम करती हैं, या अगर ज्यादा लोग इन्हें अपनाएं तो क्या समाज के स्तर पर भी हमारे सामूहिक चरित्र नीति में कोई बदलाव आ सकता है? क्या एक विन विन समाज बनाना मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है। ये सोचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है आपने। ये थी स्टीफन कोवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर हमारी गहरी नजर। सुनने के लिए धन्यवाद।